नमस्कार, आप देख रहे हैं वोकल टीवी और हमारे कार्यक्रम हरियर छत्तीसगढ़ में आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे गीतकार, एक ऐसे कवि जिन्होंने झन भूलाओ माँ बाप ला जैसे मार्मिक गीत से लेकर मिठ मिठ लागे मया के बानी जैसे गीत दिए, जिनका नाम होता है रामेश्वर वैष्णव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, वोकल टीवी के कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो कार्यक्रम है हरियर छत्तीसगढ़, इसका जो उद्देश्य है कि हरियाली से तात्पर्य सिर्फ पेड़ पौधे से नहीं है, छत्तीसगढ़ की जो लोक संस्कृति और आस्था है उसके प्रति उसको किस तरह से देखते हैं रामेश्वर वैष्णव जो इतने बड़े गीतकार हैं, साहित्यकार हैं, क्या देखते हैं आप उसको अभी जो समय चल रहा है? मैं तो समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ हरियाली का पर्याय है। कहीं भी निकल जाइए, चारों तरफ आपको हरियाली नज़र आएगी। और चूंकि हिंदुस्तान का जो नक्शा है, जहाँ दिल होना चाहिए वहीं पे छत्तीसगढ़ है। क्या बात है। मैं कार्यक्रम की शुरुआत होते ही मैं चाहता हूँ कि आपकी पहचान जो है वो गीतकार के तौर पे है, कवि के तौर पे, तो कुछ अपनी पंक्तियाँ आप गुनगुना दें जो आपकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा हो। क्या है कि मेरी उम्र 78 साल हो रही है और जब से वो मिठ मिठ लागे मया के बानी गाना सुपर हिट हुआ है, तो अब जो भी आदमी आता है गाना लिखवाने के लिए वो रोमांटिक गीत की फरमाइश करता है। अब 78 साल का डोकरा आदमी कितना रोमांटिक लिखेगा भाई। लेकिन बोलते हैं नहीं, बोले आप ही लिख सकते हैं। पता नहीं वह व्यंग करते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस है, वो रोमांटिक गीत की ही फरमाइश करते हैं। एक गीत का मैं सिर्फ ट्रेलर दिखा रहा हूँ जो मया 2 फिल्म का है। उसमें उन्होंने मुझे सिचुएशन दिया कि फिल्म में हीरो हीरोइन की शादी हो गई है और सुहाग रात का दृश्य है और वो दोनों गाना गा रहे हैं और अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। बड़ा खतरनाक विषय है, उस मेरे को दिया जा रहा है, वैष्णव आदमी को। तो मैंने बहुत सोच विचार के फिर लिखा, मोर मया के डोर बंधाए बंधनामा, चंदह उतर के आगे अंगनामा। मोर मया के डोर बंधाए बंधनामा, चंदह उतर के आगे अंगनामा। मन माऊ छाह जागे, घर घर अंजोर छागे। डेहरी तोर गोड़ परिस्ता, खुशियों मया बगरागे। रेंगी चिंगी रूप समागे सपनामा, चंदह उतर के आगे अंगनामा। मोर मया के डोर बंधाए बंधनामा, चंदह उतर के आगे अंगनामा। जिंदगी है तोर हो गे, तोर दुख अब मोर हो गे। जिंदगी है तोर हो गे, तोर दुख अब मोर हो गे। एक दूसर माँ मिल गेन हम, अंगनाया जोर हो गे। एक दूसर माँ मिल गेन हम, अंगनाया जोर हो गे। सुघराई बरसत हावे गहना माँ, चंदह उतर के आगे अंगनामा। मोर मया के डोर बंधाए बंधनामा, चंदह उतर के आगे अंगनामा। और डायरेक्टर ने कहा इसमें और थोड़ा रोमांटिक कीजिए। तो मैं बोला भाई कि अब एक दूसरा माँ मिल गए हम, इतना बोल दिया तो और नहीं। बोले और थोड़ा रोमांटिक कीजिए, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। फिर उसको बैलेंस किया मैंने। अच्छा, तो कैसे ज़्यादा हो गया? अमृत ला ढार लो मैं, तोला पोटार लो मैं। अमृत ला ढार लो मैं, तोला पोटार लो मैं। तो हीरोइन को गवाया, पहले तुलसी चौरा माँ, दिया ला बार लो मैं। रुक जा तुलसी चौरा माँ, दिया ला बार लो मैं। दुनिया बिसराए हो तोर कहना माँ, चंदह उतर के आगे अंगनामा। ला 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 ला, चाह पानी ला। ये कोई आदेश नहीं है, ये उसमें ट्यून जोड़ने की कला है।
मेरी आपसे पहली मुलाकात हुई थी, मैं आपको बताऊं दादा, आप अटल विश्वविद्यालय में कविता पाठ करने गए थे अटल जी के जन्मदिन के दिन, 25 दिसंबर के दिन बिलासपुर में। तो मैं आपको पहली बार सुना था। तो जैसे गीतकार जो होता है दादा, मैं सुना हूँ अक्सर, और नीरज दादा कहते थे कि कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है, और जिसने जितना दर्द सहा है वो उतना मीठा गाता है। तो ये रामेश्वर वैष्णव जी कितना दर्द अपने अंदर समेटे बैठे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि ईश्वरत्व से राक्षसत्व तक सेतु बना अभिनव है। ईश्वरत्व से राक्षसत्व तक सेतु बना अभिनव है। उससे अगर कोई नाम दे तो रामेश्वर वैष्णव। ओ हो, क्या बात, क्या बात, क्या बात। मेरा एक प्रश्न और है आपसे, जैसे नए जो साहित्यकार हैं, नए जो कवि हैं, उनको हम देखते हैं कि वो हिंदी में लिखते हैं, अन्य भाषाओं में लिखते हैं, पर छत्तीसगढ़ी में वो लिखने से परहेज क्यों करते हैं? या छत्तीसगढ़ी के लिए क्या कह सकते हैं कि हीन भावना है उनके मन में, या उनको लगता है कि छत्तीसगढ़ी में हमें ब्रांड और पैसा नहीं मिल सकता? क्या है वो? निश्चित रूप से हीन भावना है। एक्चुअली क्या है कि छत्तीसगढ़ का आदमी इतना सीधा साधा, इतना भोला भाला है कि बाहर के लोगों ने उसमें आत्महीनता भर दी है। ये छत्तीसगढ़िया आदमी, ये लेड़गा आदमी, ऐसा करके उसके मन में हीनता भर दी है। तो बेचारा ऐसा सोचता है यार कि छत्तीसगढ़ी में बोलूँगा तो मेरे को देहाती समझेंगे, मेरे को पढ़ा लिखा नहीं समझेंगे। हम लोग ही शुरुआत में जब बोलते थे कि एक छत्तीसगढ़ी गीत सुना रहा हूँ तो लोग चिल्लाते, नहीं नहीं हिंदी में सुनाओ, छत्तीसगढ़ी मत सुनाओ। लेकिन ठान लिया हम लोगों ने कि इनके मुंह से बनवाना है। वो ऐसी परिस्थिति आ गई एक दिन धीरे धीरे कि सोम ठाकुर जैसे कवि, बड़े गीतकार हिंदुस्तान के, मेरे बाद जब उनको बुलाया गया तो उसको लोग चिल्लाने छत्तीसगढ़ी में सुनाओ करके। तो छत्तीसगढ़ी बहुत ही समृद्ध भाषा है, बहुत ही मधुर भाषा है। मैं एक बात कहा करता हूँ कि दिल की बात मैं छत्तीसगढ़ी में बोलता हूँ, दिमाग की बात हिंदी में बोलता हूँ, और दिल न दिमाग यानी झूठ बोलना होता है तो अंग्रेजी में बोलता हूँ। ऐसा मैं अक्सर बोलता हूँ, हालांकि मजाक में बोलता हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसी ट्रेजेडी भी हुई है। ऊपर वाले ने मेरे साथ ऐसा व्यंग किया है कि मुझको अंग्रेजी का पोस्ट ग्रेजुएट बनाया, हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट पे काम कराया, और छत्तीसगढ़ी का कवि बनाया। तो भाषाओं के प्रति मेरा दृष्टिकोण व्यापक है, और मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया की कोई भी भाषा छोटी या बड़ी नहीं है। उसका जानने वाले जो हैं वो छोटे या बड़े हो सकते हैं, लेकिन भाषा कोई छोटी या बड़ी नहीं है। दादा, हम लोग जैसे देखते हैं, जैसे ट्रेन में भी सफ़र कर रहे हैं, कहीं भी हमारे बगल में अगर कोई सूट बूट वाला आदमी बैठा है तो हम अपने ही घर वालों से छत्तीसगढ़ी बोलने में शर्माते हैं, परहेज करते हैं। ये जो हीन भावना है अपनी संस्कृति, अपनी भाषा के प्रति, ये कैसे ठीक किया जा सकता है? मतलब क्या ऐसा करें? क्योंकि साहित्यकार के पास एक बहुत बड़ी ताकत होती है कि लोग उनको सुनते हैं, उनकी प्रतिबद्धताएं भी होती हैं। ये जिसको मैं छत्तीसगढ़िज्म कहता हूँ जी, छत्तीसगढ़ियावाद नहीं कहता, छत्तीसगढ़िज्म, छत्तीसगढ़ित्व। ये हम लोग जब प्रारंभ किया था सन 70 के ज़माने से, तब से लोगों के मन में यही भावना हमने भरनी शुरू की कि तुम छत्तीसगढ़िया हो, सबले बढ़िया हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं है, तुम बहुत सीधे साधे हो, तुमसे बड़े बड़े लोग हुए। और वैसे भी छत्तीसगढ़ जो है ऋषियों की भूमि है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो सप्त ऋषि थे, वो सप्त ऋषि का विचरण क्षेत्र छत्तीसगढ़ था। यहाँ से सिहावा पर्वत से लेकर के कंक पर्वत, कांकेर, वहाँ तक ये सप्त ऋषियों का भ्रमण होता था। और इसलिए यहाँ की संस्कृति ऋषि संस्कृति है। और यहाँ के लोग जो कृषि व्यवसाय से जुड़े थे, तो कृषि संस्कृति भी है और वन संस्कृति भी है, चारों तरफ जंगल है। तो कृषि संस्कृति, ऋषि संस्कृति और वन संस्कृति, इन तीनों का नाम है छत्तीसगढ़। सही बात। दादा, एक मेरा प्रश्न और है आपसे। जैसे अभी जो बच्चे हैं, जैसे घर में हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम सीधे हिंदी में बात करने
चालू कर देते हैं, घर में भी हम लोग देखते हैं अपने घर में। मतलब माँ बाप, बच्चा जो है वो हिंदी तो स्कूल में जाके भी सीख जाएगा। मेरे माँ बाप ने कभी मुझसे हिंदी में बात नहीं की, पर वो स्कूल जाके सीख गए। छत्तीसगढ़ी वो बच्चा कहीं नहीं सीख पाएगा बाहर जब जाएगा तो मतलब इतना हीन भावना, मतलब पढ़े लिखे लोगों को भी देखता हूँ मैं। नहीं नहीं, अपनी भाषा के प्रति प्रेम तो होता है लोगों में। मैं भी जब जगदीशपुर में पोस्ट मास्टर था तो बच्चे लोग बोलना शुरू किए। अब वो बच्चे का बोलना जो है वो माहौल पे निर्भर करता है, घर की भाषा पे निर्भर नहीं करता है। घर में क्या बोल रहे हैं इस पे निर्भर नहीं करता। बाहर के लोग, आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं, तो वहाँ के लोग हिंदी और अंग्रेजी बोलते थे, तो उन लोगों की भाषा हिंदी और अंग्रेजी हो गई। लेकिन हम लोग छत्तीसगढ़ी घर में पति पत्नी बोलते थे, तो छत्तीसगढ़ी का माहौल था, वो सब देखते थे, सुनते थे। आज ये है कि वो भले दुनिया में छत्तीसगढ़ी और हिंदी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी नहीं अंग्रेजी और हिंदी बोलते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी को न केवल समझते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है छत्तीसगढ़ी बोल भी लेते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ी भाषा जो है, ये मेरा शोध है कि बोलने और समझने में जितनी सरल है, लिखने और पढ़ने में उतनी ही कठिन है। तो लिख भरे ना सकें, पढ़ भरे ना सकें, लेकिन बोलना और समझना तो उनको स्वाभाविक रूप से आ जाता है। हाँ दादा, आपने बहुत सारी रचनाएं की, कविताएं की, गीत दिए, लेकिन एक गीत ऐसा है, मैं समझता हूँ कि वो गीत ऐसा है कि हर छत्तीसगढ़िया आदमी को, छत्तीसगढ़ी समझने वाले लोगों को आपका गीत जो झन भूला माँ बाप ला जो गीत है बड़ा ही मार्मिक है। और मतलब ऐसा कोई व्यक्ति ना होगा जिसको सुनते ही उसकी आंखें नम ना हो। मैं चाहता हूँ उसका एक दो पंक्ति आप सुना दें हमारे दर्शकों को। 9 महीना ले कोख मरक थे, कत को जोखिम सही थे जी, नवा जन्म पाथे तबोला, दाई कोनो कही थे जी, बाप के पद विद्वान बना थे, कैसनो अंगठा छापला, सुख म दुख म कभू कहूँ तुम, झन भूलो माँ बापुला, सृजन करथे पालन करथे, कम करथे संतापला, सृजन करथे पालन करथे, कम करथे संतापला, दुख म सुख म कभू कहूँ तुम, झन भूलो माँ बापुला, चिंता माँ संतान के सरलग उम्र भर तक जरथे जी, कहाँ कहाँ ले खुशी खोज के लइका के घर भर थे जी, मन ऐसे कि सबो विसा दें, बेच के अपने आप ला, सुख म दुख म कभू कहूँ तुम, झन भूलो माँ बाप ला, झन भूलो माँ बाप ला, झन भूलो माँ बाप ला। दादा, ऐसे कहते हैं कि जब एक कवि जो होता है वो दो तरह से सोचता है। एक होता है जो आप बीती को जग बीती बनाता है, और दूसरा होता है जो जग बीती को आप बीती बनाता है। और मतलब ये जो आपने जो गीत लिखा, इसके पीछे की कल्पनाएं क्या रही होगी, मतलब क्या, किस तरह का इसकी कहानी इसको? वो तो डायरेक्टर सतीश जैन थे, झन भूलो माँ बाप ला जी। उन्होंने कहा था कि वैष्णव जी इसका टाइटल सॉन्ग लिखना है, तो मैंने कहा था कि झन भूलो माँ बाप ला थोड़ा हिंदी टच आ रहा है, इसको दाई ददा ला झन भुलाहू अगर कर दें तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी बात। तो बोले नहीं, नाम तो यही रहेगा, झन भुलाओ माँ बाप ला, क्योंकि जो पढ़ी लिखी और नई पीढ़ी आ रही है ये माँ बाप ला को समझ रही है, इसलिए शीर्षक तो यही रहेगा, आप इसी पे लिखिए करके। अब संयोग से जो कहानी फिल्म की कहानी है वो मेरी कहानी है, तो मुझको उस गहराई में डूबने में मदद मिली, और मैंने ये सोच के फिर कल्पना करके, माँ बाप की कल्पना करके, उसमें एक पंक्ति है,
बाप के दुख ला बाप बने के बाद कहूँ पतियाहू जी। बाप के बुखला बाप बने के माँ के ममता दुनिया भर में एक के घाव बस पाहू जी। अब बाप के दुख ला बाप बने के बाद कहूँ पतियाहू जी। तो ये निजी अनुभव है, लेकिन इसकी भाषा ऐसी है कि सार्वजनीन भाषा हो गई है, तो ये सब लोगों पे लागू हो जाती है। और आमतौर पे जो भी लिखता है कवि या लेखक, वो तो निजी अनुभव से ही गुजर के लिखता है, उसको भाषा सार्वजनिक करता है ताकि हर कोई अपनी भाषा समझे, उसे अपना दर्द समझे, अपनी कहानी समझे। दादा मेरा एक और सवाल है। हमारा जो कार्यक्रम है वो हरेली को लेके है, हरियर छत्तीसगढ़ करके। हम देखते हैं कि जैसे आपसे आ रहे थे तो रास्ते में भी बात हुआ कि अब जो छत्तीसगढ़ का त्योहार है वो गांव में ही देखने को मिलता है। शहरों में कहीं ना कहीं एक तरह से कहें कि लुप्त होते जा रहा है। लेकिन इसके लिए जो सरकार है वो कोशिश करती है कि जो छत्तीसगढ़ी त्योहार है, हम छत्तीसगढ़ी संस्कृति, जैसे सी मार्ट उन्होंने चालू किया, ऐसे हम जुड़े रहें। तो आप किस तरह से देखते हैं, जैसे ये जो गांव से शहर के बीच की जो गैप है उसको और क्या किया जा सकता है कि हमारी जो संस्कृति है वो शहरों तक भी पहुंच पाए? ये तो विश्व स्तरीय समस्या है। विश्व में कहीं भी हर जगह लोकल भाषाएं जो है वो उपेक्षित हैं, और बाहरी भाषाएं जो है, और सच पूछे तो क्या है कि जो भाषा शासन करती है उसी का वर्चस्व होता है। यहाँ पहले मुगलों का शासन था तो उर्दू भाषा हावी थी, इसके बाद जो आया तो अंग्रेजी भाषा भी हावी है, हिंदी को भी अभी अपना स्थान नहीं मिल पाया है। तो ये तो शासन की भाषा जो है, वो शासन हमेशा चाहता है कि आम जनता हमारी भाषा बोले, वो ये नहीं चाहती कि आम जनता की भाषा हम बोलें। तो ये एक चारों तरफ की जो मानसिकता है, इसी का प्रभाव है कि हर तरफ ये दृश्य देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि भाषा अगर जीवंत होती है, भाषा बोलने वालों में अगर प्रेम होता है, तो भाषा कभी मर नहीं सकती। हालांकि कम हो सकती है, लेकिन भाषा मर नहीं सकती। और वैज्ञानिक लोग भी सिद्ध किए हैं कि जैसे हम और आप बोल रहे हैं, हम लोग नहीं रहेंगे तब भी ये वातावरण में ये भाषा तैरती रहेगी, है। तो इसलिए भाषा कभी ख़त्म नहीं हो सकती, हमेशा जीवित रहती है। दादा मेरा एक सवाल आपसे और है। जैसे आप गीतकार हैं, साहित्यकार हैं, कवि सम्मेलन में लगातार जाते रहते हैं, और हम देखते हैं कि जो नए लिखने वाले हैं उन लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं। आपके पसंदीदा जो नए छत्तीसगढ़ के कवि हैं, साहित्यकार, उनमें किसको देखते हैं आप? बहुत से लोग हैं नए लोगों में, जैसे रमेश बिश्वहार है, अच्छा लिख रहा है। किशोर तिवारी बहुत ही अच्छा लिख रहा है। एक जयेंद्र कौशिक हैं, वो भी बढ़िया लिख रहे हैं। तो नए जो आगंतुक हैं उनमें जोश तो बहुत है, थोड़ा सा होश कम है। और वो जोश ही जोश में कुछ, एक तो क्या है कि कई नए कवि जो आते हैं वो आते ही अपने आप को स्थापित कवि से ज़्यादा समझने लग जाते हैं। और ये जो मोबाइल आ गया है, सोशल मीडिया, इसने कवियों को बिगाड़ दिया है। इसमें अभी 2 पंक्ति लिखा और डाला और तुरंत कोई ना कोई उसको लाइक कर देगा, तो उसको एक भ्रम उसको हो जाएगा कि मैं बहुत अच्छा लिख रहा हूँ, तो इतने कमेंट्स आए हैं मेरे। तो इससे क्या है कि आगे बढ़ने की गुंजाइश कम होती जाती है। एक तो अपना मूल्यांकन स्वयं कीजिए, और लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो मीडिया के माध्यम से नहीं, आमने सामने के माध्यम से जानने की कोशिश कीजिए, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा आगे बढ़ने के लिए। और हमेशा अपने से बुजुर्ग और बड़े लोगों को सुनना, समझ, पढ़ना, और हमेशा हर एक से कुछ सीखना। कहीं भी किसी भी चीज़ से आप समझ सकते हैं, कोई न कोई शिक्षा मिलती है।
सीखने वाला आदमी अगर है तो मामूली चूहे से भी शिक्षा ले सकता है। तो सीखने के लिए तो बहुत व्यापक मैदान खाली है। जिंदगी भर सीखते रहिए और उसका सही उपयोग कीजिए और किसी प्रकार का भ्रम मत पालिए, क्योंकि ये भ्रम जो है ये भटकाता है, मंजिल पे जाने नहीं देता है। मैंने देखा है कि हमारे समय भी बहुत सारे ऐसे गीतकार हुए और जिनको शुरुआती जो रिस्पांस मिला उससे इतना ज़्यादा चढ़ गए कि उतरने का नाम ही नहीं लिए, और वही कहाँ चढ़ के कहाँ चले गए पता नहीं चला। तो आत्म मूल्यांकन भी बड़ा ज़रूरी है। भाई ठीक है, कवि हैं, लेकिन कोई सरपंच तो नहीं है कि हमारे हाथ में बहुत सारा अधिकार आ गया है। इस बात को समझना ज़रूरी है और अपने दायित्व को हमेशा एहसास करना, महसूस करना, ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जैसे एक कवि की जो दायित्व होती है उसको आप किस तरह से देखते हैं कि समाज में उसकी जो भूमिका है, उसकी प्रतिबद्धताएं क्या क्या होती हैं? कवि की विशेषता होती है संवेदनशीलता, संवेदना होती है उसके मन में। तो जिसके साथ भी अन्याय होगा वो देखेगा, तो जिसके साथ अन्याय हो उसके साथ उसकी संवेदना रहेगी, हमेशा सहानुभूति। जो वाकई कवि है, अब विश्व के प्रथम कवि वाल्मीकि हुए और यहीं छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया में उन्होंने आदि कविता की रचना की। काहे से की? क्रौंच पक्षी को एक शिकारी मार दिया, तीर मार दिया, तो उसकी तड़प से, उसके दर्द से महसूस करते हुए उन्होंने आदि कविता की पंक्तियां लिखी संस्कृत में। तो कवि तो ऐसे संवेदनशील होता है और अन्याय पीड़ित व्यक्ति के साथ ही रहता है। अगर यही वो पूरे समाज में संवेदना अपना लेके चले तो मैं समझता हूँ कि देश में जितने पीड़ित हैं, देश में जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ कविता करने में, और चूंकि वो सच्चाई होती है इसलिए हृदय को छूने वाली कविता लिखने में वो सफल होगा। जाते जाते मेरा आखिरी आपसे एक अनुरोध है, आप अपनी पसंदीदा जो सबसे ज़्यादा पसंद गीत हो या कविताएं हो, कुछ पंक्तियां सुनाते हमारे दर्शकों को जाइए ताकि आपसे और ज़्यादा जुड़ सकें लोग, वैसे भी आपको इतने पसंद करते हैं। अब वैसे तो जैसे एक बाप के लिए सारी संतानें प्रिय होती हैं, कोई कमज़ोर है तो भी प्रिय होगी, कोई ज़्यादा मजबूत है तो भी प्रिय होगी। तो गाने तो सभी प्रिय हैं मुझे, लेकिन मैं विशेष रूप से एक गीत का एक अंतरा पेश करता हूँ जो आज के माहौल पे है। ये बरसात जब आती है, इसको छत्तीसगढ़ी में चौमास कहते हैं। इसमें मैंने एक कव्वाली लिख डाली है, उसका ट्रेलर दिखाता हूँ। आगेगा दिन चौमास के भैया, आगेगा दिन चौमास के भौजी, आगे वो दिन चौमास के घिया, आगे जी दिन चौमास के। जैसे प्रथम आथे पहली पहली आथे, बन के दुल्हन आथे बेटी सास के आगेगा दिन चौमास के, तैसे आगे जी दिन चौमास के। नदिया नरवा तरिया नारा ढोड़ गजा मो भर गे, जुन्ना भिथ्या सुन्ना कुरिया अवभाणी ओ दरगे। माड़ी भर के फुतका हो गे कन्या भर के चिखला, पैजामा फुल पेंट वाला मन अब घर ले झन निकला। ठुड़गा हरिया गे चेथ सबके छरिया गे, धर के तू तारी नांगर गांव के खोभिया गे जांगर। लैकन के स्कूल खुल गए ढेखरा माँ खेक्सी फूल गए, बारिश पानी के थपरा फूटिस छानी के खपरा। साय साय धूका करे हाय हाय बुड़गा करे, झाय झाय पानी गिरे रद्दा माँ कानी गिरे। जुड़ खांसी नहीं न रहे लैका मन नंगरा किंद्र, एह लैका मन नंगरा किंद्र, ओह लैका मन नंगरा किंद्र, आह लैका मन नंगरा किंद्र, उहू लैका मन नंगरा किंद्र। पेट फूल गए हमर हास हास के
आगेगा दिन चौमास के, तैसे आगे जी दिन चौमास के। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और आपने अपने कीमती समय से हमें कुछ मिनट या कुछ समय दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। ईश्वर आपको शतायु करे, हमेशा स्वस्थ रहें। और आप हमारे साथ देख रहे थे जो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध गीतकार और कवि रामेश्वर वैष्णव जी को, जो बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं और गीतकार हैं छत्तीसगढ़ के। और हमारा कार्यक्रम हरियर छत्तीसगढ़ में फिर हम आपको लेकर आएंगे एक नए अतिथि, नए छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या है उनकी राय। तब तक के लिए देखते रहिए वोकल टीवी। मैं हूं प्रियांशु कश्यप।